हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आज की करंट अफेयर क्लास में। आज डेट है 7th ऑफ नवंबर 2020। इट्स सैटरडे टुडे एंड चलिए आज की जो करंट अफेयर क्लास में उसमें हम तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और आज की यह जो क्लास है, यह क्लास के जो टॉपिक हैं वह तीन है, और लेकिन थोड़े से कुछ टॉपिक ऐसे हैं। पहला टॉपिक अपने आप में थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, लेकिन बाकी जो दो टॉपिक हैं उनका महत्व थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। जानना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि सेकंड टॉपिक हमारा है, यह आने वाले समय में हमारे लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेकर के आने वाला है। ठीक है, क्योंकि सेकंड टॉपिक जो है इसमें क्या हो रहा है कि जलवायु शिखर सम्मेलन हो रहा है। वैसे तो ये इस महीने होना था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कोरोना पैंडेमिक की वजह से क्या हो, थोड़ा शिफ्ट किया गया, थोड़ा चेंजेस किए गए। चेंजेस क्या हो गए, अब ये 12 दिसंबर को होने वाली है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेकर के हमारे लिए आ रहा है। ये हर बार शिखर सम्मेलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, इसका हमारा जो अगला टॉपिक है लास्ट वाला, वह रहेगा निजी क्षेत्र में 75% का रिजर्वेशन। पहली बार हुआ है ऐसा, हरियाणा ने कर दिया है। क्या क्या चीज़ें लाए हैं हरियाणा, चलिए आज समझ लेंगे। और हमारा पहला जो टॉपिक है वह है हमारा पिनाका रॉकेट्स का। अभी 2 दिन पहले पिनाका रॉकेट्स का जो टेस्ट था यह डीआरडीओ ने किया है, पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। और पिनाका रॉकेट्स का ये जो टेस्ट है, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका बहुत ज़्यादा खास महत्व है हमारी डीआरडीओ को लेकर के, डिफेंस को लेकर के, क्योंकि स्थितियां हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल देख रहे हैं कि तनावपूर्ण होती जा रही है, खासतौर पर चाइना के साथ। तो ऐसी स्थिति में क्या ज़रूरी है कि हम अपने आप को पूरी तरह तैयार रखें। और भारत की जो स्थिति है, शुरुआत से ही भारत की स्थिति किस प्रकार की है, भारत हमेशा बिलीव करता है लिव एंड लेट अस लिव की, जियो और जीनो। तो साथ ही साथ भारत क्या है, निरस्त्रीकरण का पक्षधर रहा। हमने देखा शीत युद्ध के दरमियान भी भारत ने निरस्त्रीकरण में पूरा पूरा बल दिया। इसके अलावा भारत कभी भी युद्ध की पहल नहीं करता। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी तैयारी ना रखें। भारत ने हमेशा से ये कोशिश की है कि हम अपनी तैयारी पूरी रखें और फिर बाकी बाद में देखते हैं क्या होता है। तो इस प्रकार का काम भारत के द्वारा किए जाते रहे। तो चलिए पहला जो टॉपिक हमारा पिनाका रॉकेट से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं इनको अच्छे से समझ लेते हैं। पिनाका रॉकेट से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो 4 नवंबर को चांदीपुर की टेस्ट रेंज में इसका परीक्षण किया गया था। तो पिनाका रॉकेट्स का सक्सेसफुली टेस्ट हुआ। पिनाका नाम अपने आप में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और मुझे उम्मीद है कि शायद अगर आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप आने वाले समय में इसको नहीं भूलने वाले। तो पिनाका रॉकेट्स की बात हो रही है, 4 नवंबर को इसका टेस्ट किया गया। कहाँ टेस्ट हुआ? चांदीपुर में टेस्ट हुआ। देखो चांदीपुर एक ऐसा नाम है, मुझे लगता है शायद जो आपको अब तक तो रट गया होगा अपने दिमाग में, हर जगह पे ये फिट हो चुका होगा। आप यह भूल सकते हो कि कौन सी जगह कहाँ पर है, लेकिन आप चांदीपुर नहीं भूल सकते। ठीक है ना, बहुत सारे आप अपने आसपास के मोहल्ला एरिया का नाम हो सकता है एक बार को भूल जाओ, लेकिन पिछले क्लासेस के अंदर डीआरडीओ ने जिस प्रकार से एक्टिविटी दिखाई है, चांदीपुर का नाम सभी एस्पिरेंट्स के दिमाग में अपने आप ही सेट हो गया है। पिछले बहुत सारे और भी टेस्ट थे जो चांदीपुर से ही हुए। चांदीपुर कहाँ है? ओडिशा के बालासोर तट पे चांदीपुर टेस्ट रेंज है। यह क्या है? यह डीआरडीओ का यहाँ पर आईटीआर होता है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है यहाँ पे। तो भारत के बहुत सारे टेस्ट यहाँ पर पिछले बीते समय में किए गए। तो ये नाम तो वैसा है कि अब आपके माइंड में पूरी तरह से क्लियर है चांदीपुर कहाँ है, इसकी लोकेशन वगैरह भी आप बहुत अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। पिनाका रॉकेट क्या है? देखो ये बहुत ही ज्यादा अत्याधुनिक रॉकेट है अपने आप में। अत्याधुनिक रॉकेट का मतलब समझते हैं, यह वैसा रॉकेट है जो अब वर्तमान परिस्थितियों को लेकर के बहुत ही ज्यादा परिपूर्ण है। इसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं और सभी टेक्नोलॉजी से यह लेस है, पूरी तरह से सब चीजें इसमें मौजूद है। अब देखने वाली बात यहाँ पे क्या है कि यह जो चीजें थी इसको तुमने समझ लिया क्या हुआ, ये तो घटना हुई, जो भी उसको तुमने समझ लिया। पिनाका रॉकेट टेस्ट हुआ 4 नवंबर को हुआ, कहाँ हुआ, दैट्स ऑल राइट। लेकिन अब समझने वाली बात है कि ये भी तो है कि इसका डिजाइन किसने किया और उसको डेवलप किसने किया, यानी कि इसका रूप देने वाला कौन और उसको तैयार करने वाला कौन? कोई तो होगा। मुख्य संस्था कौन है? मुख्य संस्था डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी मेन संस्था है। बट इस मेन संस्था के अंदर भी कई डिपार्टमेंट्स हैं और उन डिपार्टमेंट के तहत ये काम किया जाता है। तो इसको डेवलप करने का काम, डिजाइन करने का काम किसने करा? इसको करने का काम करा डीआरडीओ के अंदर एआरडीई ने और एचईएमआरएल ने। ठीक है, पुणे की डीआरडीओ जो प्रयोगशाला है उसने मुख्य भूमिका निभाई इसके अंदर। तो पुणे की डीआरडीओ वाली प्रयोगशाला का नाम याद रखिएगा। इसके अलावा एआरडीई का मतलब क्या है? आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। डीआरडीओ जैसा कुछ सा नाम है इसका। ठीक है, तो आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा इसको एआरडीई के रूप में याद रख सकते हैं, पर जरूरी है कि इसके आप नाम के महत्व को भी समझे। यह डीआरडीओ के अंदर इसका एक डिवीजन है, इसका विभाग है इसके अंदर का, ये जो बहुत सारे इस प्रकार के काम करता है और डीआरडीओ के जो भी सिद्धांत होते हैं, उद्देश्य होते हैं, इनकी पूर्ति में पूरा योगदान देता है। तो डिजाइन एंड डेवलपमेंट के अंदर
पुणे की DRDO प्रयोगशाला के अलावा आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की रोल रहा बहुत ज़्यादा। इसके अलावा हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि HEMRL, यह भी DRDO के अंदर एक विभाग है, लेबोरेटरी है DRDO की। तो हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी है, तो उसको डेवलप करने में, डिजाइन करने में इसने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो क्रेडिट, इसको जो भी क्रेडिट है, इसका क्रेडिट जाता है 3 को, इन तीनों ही को, DRDO की प्रयोगशाला जो पुणे की है, इसके अलावा ARD आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, और उसके बाद HEMRL यानी कि हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी। तो यह नाम याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। और ऐसी स्थिति में अब आप जान गए हैं तो जरूरी है कि आप इसको लेकर के अब तैयार रहें। पिनाका रॉकेट जो है, इसको बहुत ज्यादा खास माना जा रहा है भारत के संदर्भ में। क्यों माना जा रहा है, यह भी समझने वाली बात है। क्योंकि यह जो पिनाका रॉकेट है ना, यह ऑल वेदर रॉकेट है, यानी कि सभी मौसमों में तैयार है, कभी भी लॉन्च कर दीजिए आप इसको, ठीक है ना। तो अगर ऐसे रॉकेट लॉन्च होते हैं किसी भी स्थिति में, तो क्या होता है कि भारत सभी मौसमों में युद्ध करने के लिए अब तैयार है। यानी कि हाँ, कोई भी हम ऐसी चीज तैयार कर रहे हैं, पिछले समय बताया था कुछ चीजें हमने ऐसे डेवलप की थी जो ऑल वेदर थी, तो ये भी ऑल वेदर है। तो ऐसे में किसी भी मौसम में इसको हम लॉन्च करने के लिए तैयार रह सकते हैं। तो अच्छी बात है, बता था। इसका इनडायरेक्ट फायर है, इसके अंदर इनडायरेक्ट फायर कैसे भी ये फायर बहुत अच्छे से कर सकता है आराम से। फ्री फ्लाइट है इसके अंदर, और साथ ही साथ क्या है इसके अंदर, आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम भी मौजूद है इसके अंदर। तो यानी कि इसके अंदर जिस तरह की चीजों को शामिल किया गया है, जिस तरह से वो तैयार किया गया है, डेवलप किया गया है, उससे यह पता लग रहा है कि यह रॉकेट अपने आप में, यह रॉकेट पूरी तरह से परिपक्व है, सभी परिस्थितियों में यह सक्षम है, और हर तरह से यह महत्व का पात्र बना हुआ है अपने आप में। साथ ही साथ क्या इसके अंदर, इसके अंदर एक चीज और देखी गई, लीथल एंड रिस्पॉन्सिव फायर भी है। यानी कि लीथल एंड रिस्पॉन्सिव फायर का मतलब है कि बहुत ज्यादा अच्छी तरह से यह अपने एम को टारगेट करता है, अपने एम को टारगेट करने के बाद यह बहुत अच्छे से उसको खत्म कर देता है। तो लीथल एंड रिस्पॉन्सिव फायर का मतलब यही होता है कि बहुत अच्छे से टारगेट करेगा, एम करेगा, एंड देन टारगेट विल बी डेड। तो कहीं ना कहीं भारत का जो महत्व है सामरिक दृष्टि से बढ़ रहा है। भारत रक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर रहा है। जब ये सभी चीजें हुई तो उसके बाद हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है जी? हाँ बिल्कुल, राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी है, और जाहिर सी बात है भाई, मंत्रालय उनके तहत आता है तो खुशी की बात है। अगर हम बात करें वर्तमान में देखा जाए तो पिनाका रॉकेट्स को धीरे धीरे इसको अत्याधुनिक तकनीकों से तो तकनीकों तो उसमें शामिल कर दी गई है, सभी चीजों से लैस है, फिर भी क्या होता है, कुछ ना कुछ चीजों कमी होती है। और एक्चुअली क्या होता है ना, हमारा एक ह्यूमन बिहेवियर होता है। हमारा ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है, हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं परिस्थितियों के अंदर, परिस्थितियां व्हाटएवर व्हाट वी हैव, बट उसके बाद हमें लगता है कि ना और चाहिए और चाहिए। ये एक ह्यूमन नेचर होता है, सबके साथ ही होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, देखो पिनाका रॉकेट का यह जो टेस्ट था चांदीपुर का, ये बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुआ। सभी मानदंड जो भी चाहिए थे हमें, जो भी स्केल्स चाहिए थे, जो भी चीज़ हम चाहते थे, वो सब चीज़ें हमें मिल गई है। बट उसके बावजूद भी क्या पता लगा है कि यह अपनी इसकी जो रेंज थी वो 90 किलोमीटर की रेंज थी। यानी कि यह जो टेस्ट हुआ था, यह टेस्ट कितने पे हुआ था, 90 किलोमीटर की रेंज पे हुआ था। उम्मीद तैयार इसको इस तरह से किया गया था कि 90 किलोमीटर तक के टारगेट को खत्म कर सकती है। लेकिन अब क्या है, यहाँ तो पूरी तरह से पास हो गई है। तो अब लेकिन अब सरकार और DRDO यह चाहती है कि इसकी जो ये रेंज है इसको बढ़ा दिया जाए, बढ़ा करके इसको 120 किलोमीटर कर दिया जाए, जो अपने आप में ही अच्छी बात है। तो हम चाहते क्या, हम चाहते हैं इंप्रूवमेंट हो, डेवलपमेंट हो। हम यहाँ पर इतने में सक्सेसफुल तो मामला हो गया, पर हम सेटिस्फाइड नहीं है। हम चाहते हैं कि अभी और इसकी रेंज को बढ़ाया जाना चाहिए। तो उस प्रकार का काम यहाँ हो रहा है। वह साथ ही साथ एक चीज देखने को मिल रही है कि भारत आजकल एक थोड़े से नए सिस्टम का प्रयोग कर रहा है। सिस्टम का नाम है ट्रेजेक्ट्री कंट्रोल सिस्टम। भारत अपने रॉकेट्स तैयार जो कर रहा है, इन रॉकेट्स के अंदर ट्रेजेक्ट्री कंट्रोल सिस्टम को ला रहा है और उसमें पूरी तरह से शामिल कर रहा है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लाभदायक है मिसाइल ये हमारे रॉकेट तैयार करने के लिए। तो और साथ ही साथ देखने वाली बात क्या है, ट्रेजेक्ट्री कंट्रोल सिस्टम से मिसाइल को तैयार किया, इस रॉकेट को तैयार किया गया है। यह कहाँ के है, यह सिस्टम इजराइल से लिया हुआ। इजराइल की तरफ से हमारे को यह सिस्टम दिया गया था, और सबसे पहले इस सिस्टम का जो टेस्ट था वह सन 2013 में किया गया था। और जब 2013 के तहत इसका टेस्ट किया गया था तो उस समय इसकी जो रेंज थी वह 65 किलोमीटर थी। बहुत कम है अपना आप में, मात्र 65 किलोमीटर, कुछ नहीं होता है। तो लेकिन अब क्या हो रहा है कि सन 2013 के बाद से लगातार भारत के DRDO यह कोशिश कर रहा है कि इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज को डेवलप किया जाए, बढ़ाया जाए, और बाद में फिर धीरे धीरे नए नए कीर्तिमान और भी लिए जा सके, स्थापित किया जा सके। तो उस प्रकार का काम भारत के द्वारा यहाँ पे हो रहा है लगातार, ठीक है ना। तो सन 2013 में पहली बार टेस्ट हुआ था, जहां पर इसका रेंज 65 किलोमीटर का मिला था। लेकिन अब देखने वाली बात क्या आ रही है, जो नए टेस्ट हो रहे हैं, जैसे कि अब 2020 का जो अब ये टेस्ट हुआ है, इसमें 90 किलोमीटर की रेंज थी। कोशिश हो रही है कि इसको बढ़ा करके 120 किलोमीटर तक ले जाया जा सके।
खैर इस टॉपिक की जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वह बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। यह टॉपिक भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले समय में हमने क्या करा था, हम लगातार मिसाइलों के परीक्षण को समझ रहे थे। बहुत सारे जो परीक्षण हुए थे, टेस्ट हुए, वैसे मिसाइलों को लेकर के हुए थे। पहली बार ऐसा हम देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर रॉकेट का टेस्ट हुआ है, तो ये भी अपना में थोड़ी सी अलग बात है, तो इसलिए हमारे लिए जो है जरूरी है पढ़ना। बाकी हाँ, एक चीज मैं आपको ये बताता हूँ कि चाहे आप पेपर कोई भी दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी का सीडीएस हो गया, ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, या फिर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो गया, इसके अलावा बाकी अदर जो डिपार्टमेंट जैसे एसएससी का सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, ठीक है, तो इन सब में एक चीज कॉमन क्या आती है, कई बार एक क्वेश्चन आप देखने में मिला है, हमारे डिफेंस से कई क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में कई क्वेश्चन इस प्रकार से तैयार होते हैं, आपको सिर्फ केवल नाम दे देगा, जैसे कि इसका नाम पिनाका है, ठीक है ना, तो आपसे कह देगा कि जो पिनाका है यह पिनाका क्या है, आपसे इस तरह पूछा पिनाका क्या है, आपको यह बताना पिनाका क्या है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, आपसे ऑप्शन दे देगा, टैंक है, रॉकेट है, मिसाइल है, बॉम्ब है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, जो एस्पिरेंट्स अपने आप में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि डिफेंस से है, कई बार क्या होता है हमें पता होता है क्या डिफेंस का पार्ट है, बट एक्चुअल में ये है क्या, थोड़ा सा वहां मिस हो जाता है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, पिनाका का संबंध रॉकेट से। पिछले समय में हमने और भी चीजें करी थी, जैसे कि हमने अभ्यास को समझा था, अभ्यास जीआरडीओ ड्रोन था, ठीक है, तो इस तरह की अपनी चीज, तो ऐसी क्या चीजें होती है, हमें सब चीजें समझनी जरूरी होती है। तो हम जो पढ़ रहे हैं, जरूरी है कि हम उस चीज के सर्वव्यापी जो भी उसकी धारणाएं हैं, जो भी उसके अंदर तत्व हैं, उसको हम अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आने की संभावना है, तैयार रखिएगा। चलिए दूसरा टॉपिक समझ लेते हैं, जलवायु शिखर सम्मेलन को लेकर के। देखो, जलवायु शिखर सम्मेलन दरअसल अब ही चर्चा में क्यों आया है, वैसे तो खैर यह 12 दिसंबर को हो रहा है, लेकिन ये चर्चा में क्यों आया है, क्योंकि ब्रिटेन की तरफ से हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया है कि आइए और आप इस बैठक में पार्टिसिपेट करें। वहीं साथ ही साथ देखने वाली बात क्या है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स इस प्रकार की भी जारी हुई है कि ऐसे जो भी देश होते हैं जो जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान देते हैं, अपने द्वारा उनके महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि देखने को चीज यह मिलती है कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जो भी ऐसा काम करते हैं तो हम उनको इनवाइट करते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, उनका योगदान बहुत ज्यादा है इन सभी क्षेत्रों के अंदर, और तो इसलिए जरूरी है कि वह इस बैठक में शामिल हो। तो 12 दिसंबर को बैठक होने वाली है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों और नई घोषणाओं के साथ आगे बढ़ने का कुछ लक्ष्य इसमें लिया गया है। तो जो भी देश इस पर काम करता है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर कुछ चीजों को निर्धारित करता है, उसके बाद वह वैसे काम करता है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उसका महत्व अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ देखने वाली बात क्या है, यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है यह होना तो वैसे इसी महीने था, लेकिन अब थोड़ा शिफ्ट कर दिया, इसको अगले महीने करवा रहे हैं ये लोग। तो काफी सारे फैसले होने वाले हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर के। वहीं पिछले समय से, काफी लंबे समय से प्रवृत्ति देखने को मिल रही है जलवायु परिवर्तन को लेकर के, कि क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बहुत ज्यादा। और अगर अभी हम सिचुएशन देखें और हम दिल्ली देखें तो क्या हो रहा है, दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। कहीं ना कहीं यह भी इसी के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकता है अगर उठाया जाए, इस पर चर्चा की जाए तो। क्योंकि पॉल्यूशन से क्या हो रहा है, जो हमारा वायुमंडल है, जो दिल्ली है, पूरी गैस चैम्बर बन गई है, और हम स्वच्छ वायु नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। तो इस प्रकार के मामले यहाँ उठते हैं, चर्चा चलती है। साथ ही साथ मुख्य विषय क्या क्या लेते हैं, ये मुख्य विषय उनका जो मेन फोकस होता है वह हमेशा होता है व्यापार को लेकर के, कि व्यापार को बढ़ाया जा सके, कोशिश हो सके सभी देशों के बीच व्यापार बढ़े और ज्यादा से व्यापार हो सके। कोशिश करें कि जलवायु परिवर्तन के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं उनको लेकर के समाधान किया जा सके। कोशिश करते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास हो सके, नए नए कीर्तिमान स्थापित हो, साथ ही डिफेंस का जो क्षेत्र है वह और ज्यादा आगे बढ़ सके और नई चीजें इनको मिल सके, यह ईजाद कर सके। इसके अलावा तो इस प्रकार की ये सभी चीजें ये लोग करते हैं। तो इस प्रकार इसके लिए अब यह जलवायु शिखर सम्मेलन होने वाला है। अब देखने वाली बात यह है कि जब 12 दिसंबर को यह जलवायु शिखर सम्मेलन हो जाता है तो किस किसने इसमें पार्टिसिपेट किया और किन किन विषयों पर चर्चा हुई और अंतिम फैसले क्या रहे, यह समझने वाली बात है। हम तब यह सब चीजों को भी समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। आखिरी हमारा टॉपिक है छोटा सा, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल क्या है, जो हमारा लास्ट टॉपिक है यह हरियाणा से संबंधित है, ठीक है ना। हरियाणा क्या है, भारत का राज्य है, दिल्ली से लगा हुआ है। तो इस राज्य की खास बात क्या है, यहाँ पर जो सरकार है वह बीजेपी प्लस जजपा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है यहाँ पर कि इन्होंने एक नया बिल लेकर के आया। जजपा का शुरुआत से एक मुद्दा था कि हरियाणा की जो हमारी प्राइवेट सेक्टर्स के जो जॉब्स हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे,
यह कंपलसरी कर देंगे कि 75% जॉब्स जो हो वह हरियाणा वाले लोगों को ही मिले। कई बार क्या होता है, हम टेंडेंसी देखने में मिलती है कि आसपास के राज्य से लोग भी क्या होता है कि दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर इफेक्ट काफी ज्यादा पड़ता है। अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा, तो दिल्ली के लोगों का जो रोजगार है वह आसपास के क्षेत्रों से ही कवर होता है। अगर हम नोएडा की बात करें तो दिल्ली की एक अच्छी खासी पॉपुलेशन नोएडा में काम करने जाती है। तो इस प्रकार क्या होता है कि हम सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं कहाँ पे हम चीज़ों का समाधान कर सके, तो वही काम हो रहा है। तो उसको लेकर के ही हरियाणा की तरफ से यह विधेयक लाया गया और ये भी पास हो चुका है। तो उसमें बात क्या की गई है कि निजी क्षेत्र के अंदर जो भी 75% जॉब्स हैं उन सभी चीज़ों में आरक्षण है। आरक्षण किस चीज़ का? हरियाणा का है कि 75% जॉब जो है वह किसको जाएंगी? हरियाणा के युवाओं को जाएंगी। जो भी हरियाणा के लोग हैं वह लोग 75% जो भी है उसमें काम करेंगे। यानी कि अगर 100 पद हैं तो उसमें 75 जो परसेंट होगा, यानी कि 75 जो पद होंगे वह हरियाणा के लोगों के लिए ही आएंगे और उस पर वही काम करेंगे केवल। साथ ही इन्होंने यह भी क्लियर कर दिया है कि अब इसके अंदर कौन कौन गिना जाएगा, तो उसमें हर वह संस्था, फर्म, ट्रस्ट, सोसाइटी, कंपनीज गिनी जाएगी जिसके अंदर कर्मचारियों की संख्या 10 या उससे ज्यादा है। यह भी मुख्य बात है। तो इसके अंदर इन सभी चीजों को शामिल किया जाएगा, ऐसी संस्थाओं को, ऐसी फर्मों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा जिनके अंदर कर्मचारियों की संख्या 10 या 10 से अधिक है। साथ ही साथ देखने वाली बात है कि यह भी आई है कि उन्होंने यह भी कहा है कि यह जो कानून बना है यह कानून केवल 10 सालों के लिए बना है। यानी कि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि सन 2030 में यह कानून खत्म हो जाएगा, इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन तब तक इसको काफी कड़ाई से लागू किए जाने की बात की जा रही है। और साथ ही उन्होंने यह भी क्लियर कर दिया कि जितनी भी कंपनियां हैं वह सभी गवर्नमेंट को अपना डाटा वेबसाइट के माध्यम से प्रोवाइड करेंगी कि आप किस किस को नौकरी दी है, आपके यहाँ कौन सा कर्मचारी है, वह किस पद पर काम कर रहा है, उसकी योग्यता क्या है, वगैरह वगैरह जो भी जानकारियां होंगी वह प्रोवाइड करनी अब जरूरी होगी। साथ ही साथ इसमें एक चीज देखने को यह भी मिली है कि इसके अंदर उन नौकरियों को शामिल किया गया है जिनके अंदर आय 50,000 रुपए तक की आय है। यानी कि जिनके अंदर आय इनकम जो है 50,000 तक की सेट की हुई है, केवल ऐसे ही पद इसके तहत आएंगे। इसके ऊपर की आय के जो पद होंगे वह इसके अंदर शामिल नहीं किए जाएंगे। एक चीज यहाँ पे यह भी देखने को मिली है। तो यह जो महत्वपूर्ण बात थी यह हरियाणा को लेकर के बात थी। हरियाणा ने नया कानून बनाया है कि निजी क्षेत्रों के अंदर 75% जो नौकरियां हैं इनके अंदर हरियाणा के युवाओं का ही आरक्षण रहेगा। तो अपने आप में अच्छी बात है, एक राज्य इस प्रकार के फैसला ले सकता है जिससे वह अपने निजी अधिकारों को सुरक्षित कर सके। तो आज की क्लास को चलिए हम यहीं स्टॉप करते हैं, इसको यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो के अंदर नए टॉपिक्स लेकर के जिनको हम वहाँ डिस्कस करेंगे। एंड बाकी तब तक के लिए बाकी लोगों तक वीडियो लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ताकि आपको भी आने वाले समय में ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।